नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज प्रसारित किया गया। 100वें एपिसोड में पीएम मोदी का संबोधन देखने को मिला और साथ ही साथ मन की बात के जरिए जन जन तक अपनी बात पीएम मोदी ने पहुंचाई। मन की बात जन आंदोलन बन गया है। पीएम मोदी का सीधे तौर पर ये बड़ा बयान, जहां हर एपिसोड अपने आप में खास रहा, एक खास पहचान रही हर एक एपिसोड की। हर आयु वर्ग के लिए मन की बात से लोग जुड़े। आपके पत्र पढ़कर कई बार मैं भावुक हुआ। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर यह बड़ी बात कही। मन की बात लोगों से जुड़ने का एक बड़ा माध्यम बना है और मन की बात मेरे लिए पूजा है, आस्था है। हमें दूसरे के गुणों की पूजा करनी चाहिए, उनसे प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मन की बात के जरिए आम जनता से जुड़ा ये तमाम बड़ी बातें जो कि 100वें संस्करण यानी कि एपिसोड के दौरान, मन की बात के एपिसोड के दौरान पीएम मोदी ने इन बड़ी बातों को कहा। मन की बात सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी का पर्व बन गया है। हर बार जब भी मन की बात प्रसारित होता है तो कहीं ना कहीं हर एक वर्ग, हर एक राज्य से ऐसी अनोखी चीजें सामने आती है। ये अनोखा पर्व हर महीने आता है। मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है। मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव, कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट। वहीं रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात ग्रामीण महिलाओं के साथ सुनी। स्मृति ईरानी ने परशदेपुर में माता मिडुरिन मंदिर परिसर में भारी बारिश के बीच पूरे उत्साह के साथ पीएम मोदी के मन की बात सुनने के बाद कहा कि कार्यक्रम उत्साहजनक रहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को धन्यवाद देती हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वो उन ग्रामीण महिलाओं से भी संवाद करते हैं जिनसे संपर्क होना पहले दुर्लभ हुआ करता था। उन्होंने कहा कि पीएम ने 100वें एपिसोड में महिला सशक्तिकरण से शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं। मन की बात का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा इतिहास बना चुका है। आज मन की बात का 100वां अंश हम सब ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में
साधारण गरीब परिवार की महिलाओं के साथ सुना, मेरे लिए ये एक अनूठा अनुभव है जिसमें हम अपने प्रधान सेवक को उन नागरिकों के साथ संवाद करते देख रहे हैं जिनके साथ संवाद प्रधानमंत्री जी के लिए दुर्लभ माना जाता था। मन की बात के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सामान्य नागरिकों की जो अद्भुत क्षमता है उसको भी राष्ट्रीय धरा पर लाने के लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आपने देखा, आज मन की बात के 100वें एपिसोड का सबसे प्रथम बिंदु नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान रहा। वहीं पीलीभीत में प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने गौरी शंकर मंदिर में पीएम मोदी के मन की बात को सुना। पीलीभीत की बांसुरी का जिक्र करने को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद किया और संजय गंगवार ने कहा कि मन की बात पूरे देश की जनता बड़े ही मन लगाकर सुनती है और इस मन की बात का पूरे देश पर बड़ा असर होता है। लोग अपने जीवन में मन की बातों को उतारकर दिनचर्या में लाते हैं। मैं सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी को 100वें मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मेरे ही नहीं 124 करोड़ देशवासियों के मन पे माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का असर है और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ये 100वां एपिसोड लोगों ने सुना और कई देश ऐसे हैं कि जो आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम को सारे काम छोड़ करके सुनते हैं और उनको अपने जीवन में दिनचर्या में जोड़ते हैं। वही अमरोहा के नौगांवा सादत कस्बे के मदरसा अली जाफरिया में रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। साथ ही इस कार्यक्रम में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासत अली ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कुंवर बासत अली ने आज 1000 से भी ज्यादा मदरसों में मन की बात कार्यक्रम सुना और देखा गया। इसका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था वो सार्थक हुआ है। लगभग 1000 के आसपास मदरसों के अंदर मन की बात का कार्यक्रम सुना गया है, जिसके अंदर मैं खुद जो नौगांवा सादात का मदरसा जाफरिया है इसके अंदर मौजूद रहा। मौलाना कोकब मुस्तफा साहब ने इसकी सारा प्रबंधन किया। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो मोदी जी ने नारा दिया था, केवल नारा नहीं था, वो जैसे जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद ये तय हो गया कि देश के अंदर अगर कोई लोकप्रिय और ईमानदार और जनता का सेवक कोई प्रधानमंत्री है तो मोदी जी हैं। और वो आज जो करोड़ों लोगों ने मन की बात को सुना है और सभी धर्मों के मजहब के लोगों ने इसको देखा और सुना है। वहीं चित्रकूट शहर के मंदाकिनी भवन में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद आर.के. पटेल सहित तमाम बीजेपी नेता ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के लोगों को एक मन की बात से जोड़ करके गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट, जो भी जिस क्षेत्र में काम करने वाला, ठेलिया वाला, खोमचा वाला, रिक्शा वाला भी है, किसान, व्यापारी, उससे जुड़ करके और उसके बात करने का काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपील करूंगा कि कर्नाटक के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए और पीएम मोदी के मिशन को जीवन का मिशन मानने वाले करोड़ों भारतीयों नौजवानों के लिए फिर से अपना आशीर्वाद डबल इंजन की सरकार को दीजिए। सीएम योगी कर्नाटक के लोगों को अयोध्या आने की अपील की। याद रखना होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत
मत ही हम सबकी समस्या का समाधान है। हमारा देश मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे। हमारा देश सुरक्षित होगा, हम भी सुरक्षित होंगे। कि कर्नाटक के जो लोग अयोध्या आएंगे उनके लिए मैं राज्य की ओर से एक स्टेट गेस्ट हाउस बनाना चाहता हूं। हमने उनको वहां लैंड आवंटित कर दी। भव्य गेस्ट हाउस बन रहा है कर्नाटक का अयोध्या में। और अयोध्या में जब राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, भाइयों बहनों, कर्नाटक की ओर से आप सबकी उपस्थिति और आपके स्वागत के लिए प्रभु राम का ये सेवक आपको आमंत्रित करता है। आप आइए, अयोध्या में प्रभु के दर्शन करिए और हजारों वर्षों की इस विरासत को अपने साथ लेकर के आने वाली पीढ़ी को। वही राजधानी में मेयर सीट पर लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित है। ऐसे में सामान्य तौर पर घर परिवार की तरफ से रहने वाली महिलाएं भी चुनावी रण में कौशल का परिचय दे रही हैं। इस बार 37 सीटें महिलाएं के लिए रिजर्व है। सभी अहम दलों ने करीब इतनी ही महिलाओं को टिकट दिया है। महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस सबसे आगे। 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस ने 39 महिलाओं को टिकट दिए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ वहीं घर घर जाकर प्रचार के साथ ही जीत तय करने की रणनीति बनाने में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ में मेयर सीट पर लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित है। सामान्य तौर पर घर परिवार की तरफ से रहने वाली महिलाएं भी एक बार फिर चुनावी रण में कौशल का परिचय दे रही हैं। इस बार 37 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। खास बात यह है कि सभी अहम दलों ने करीब इतनी ही महिलाओं को टिकट दिए हैं। महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस सबसे आगे है। 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस ने 39 टिकट सिर्फ महिलाओं को दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भले ही 110 वार्डों वाले नगर निगम में 71 प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इनमें भी 28 महिलाएं हैं। मेयर के साथ ही पार्षद पद तक के लिए बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी होने से सभी दलों के महिला संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। इनसे जुड़ी महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी के लिए ही दलों से मिली जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही हैं। घर घर जाकर प्रचार के साथ ही जीत तय करने की रणनीति बनाने में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बीते 2017 के निकाय चुनाव को देखते हुए इस बार फिर से 38 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी कि साफ है कि पिछले बार की अगर बात करते हैं तो वहां भी 38 उम्मीदवार महिला उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इस बार फिर से 38 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे गए। यानी कि साफ है कि संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल को पूरी तरीके से गिराने को लेकर के लगभग 38 से 35 महिला बूथ को प्रचार प्रसार में लगाया गया है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि पिंक बूथ, महिला सुरक्षा, कई ऐसे अहम दावे को लेकर के इस बार मैदान में उतरेंगी। इसके साथ ही साथ में इस बार की जो महिला प्रत्याशी हैं सुषमा खंडवाल, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। बीजेपी ने इस बार बीते चुनाव के मुकाबले महिला प्रत्याशियों को मैदान में ज्यादा उतारा है। 2017 में 38 महिलाएं मैदान में थीं। वहीं पार्टी प्रत्याशी की जीत तय करने को लेकर मोर्चा के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ता तक सरकार के कामों को गिना रहे हैं। संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुए कामों को याद दिलाया जा रहा है। मंगल दिवस से लेकर महिला सदन तक की उपलब्धियों के आधार पर पार्टी प्रत्याशी को जीतने की अपील कर रही हैं। इसके साथ ही महिला बाजार बनाने, पिंक बूथ और टॉयलेट के निर्माण की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के वादे भी किए जा रहे हैं। सभी वार्डों में 30 से 40 महिलाएं समूह प्रचार की कमान संभाले हैं। समाजवादी पार्टी ने भी नगर निगम के चुनाव को लेकर के सक्रिय भूमिका निभाने वाली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से महिला विंग को सक्रिय किया गया है। और इस बार के 2017 के परिणाम की अगर बात करें तो उससे 2017 के परिणाम के बाद भी इस बार महिला विंग को सबसे ज्यादा एक्टिव किया गया। यानी कि महिला के मुद्दों को लेकर के इस बार समाजवादी पार्टी मैदान में उतर रही है। ऐसे में हर वार्ड को लेकर के लगातार जिस तरीके से अभियान समाजवादी पार्टी चला रही है, उसी कड़ी को लेकर के फिर से इस 2023 के निकाय चुनाव में भी सक्रिय दिख रही है। ऐसे में चाहे 10-90 का मामला हो या फिर महिला सुरक्षा के मामले हो, इन सारे मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी मैदान में उतरना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं। पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी महिला सभा को मोर्चा पर उतारा है। हालांकि अभी पूरी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। ऐसे में सभी वार्डों में 3 से 4 महिलाओं का समूह प्रचार में जुटा है। घर घर जाकर वोट मांगने के साथ ही बीजेपी सरकार की खामियों को गिनाया जा रहा है।
महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बनाते हुए अखिलेश सरकार ने 1090 जैसी योजना के आधार पर समर्थन मांग रहे हैं। इसके साथ ही महंगाई को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। 2017 के निकाय चुनाव के बाद बसपा इस बार फिर से महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। बसपा साफ तौर पे महंगाई के मुद्दे को लेकर के जन जन जा करके घर घर जा करके प्रचार प्रसार। तो बसपा में महिला विंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को अधिक टिकट दिया गया है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से महिला मुद्दा हो या पुरानी योजनाएं हो जो बसपा सरकार में चलती आई हैं, उन योजनाओं पर इस बार जो है बसपा चुनाव लड़ने का वादा कर रही है। यानी आने वाले चुनाव को लेकर के भी बसपा की रणनीति साफ होती नजर आ रही हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो पार्टी में कोई भी महिला विंग नहीं है, लेकिन टिकट महिलाओं को खुद दिए गए हैं। हर वार्ड में प्रत्याशियों ने प्रचार के लिए महिलाओं के समूह बनाए हैं। मायावती के शासनकाल में हुए विकास कार्यों के अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पार्टी की मजबूती बताते हुए वोट मांगे जा रहे हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान महंगाई समेत अन्य मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बसपा की सरकार में महिलाओं की लागू योजनाओं को गिनाया जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद मलिन बस्तियों में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बनाने वाली सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और विकास कार्यों को रफ्तार देने का वादा किया जा रहा है। इसके साथ ही दलित बस्तियों के विकास की बात भी की जा रही है। इस बार के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी बड़ी सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पे महिला विंग के साथ साथ डोर टू डोर प्रचार प्रसार करना, इसके साथ साथ संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को भी गिना रही हैं। ऐसे में अपने प्रत्याशियों को साफ तौर पे डोर टू डोर कैंपेन करने का, इसके साथ ही साथ में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको उजागर करने की बात कहती नजर आ रही है। इसके साथ साथ पिंक टॉयलेट हो या पिंक बूथ हो, इन बूथों पर अगर सरकार या मेयर बनती है तो उस पर हम काम करते नजर आएंगे। ऐसा भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी करते नजर आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। महिला विंग की पदाधिकारी युवा कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे के साथ साथ जगह जगह पिंक टॉयलेट, पिंक बूथ की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदारों को भ्रष्टाचार का जिम्मेदार बताया जा रहा है। साथ ही पार्टी मतदाताओं को भरोसा दिला रही है कि प्रत्याशी के जीतने पर सड़कों और बाजारों को सीसीटीवी कैमरे लाइट से लैस कराया जाएगा। महिलाओं को सुविधा के लिए जगह जगह टॉयलेट बनाने के भी वादे किए जा रहे हैं। और पार्टियों के मुकाबले अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को दिए हैं। यानी कि 84 में से 39 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं जिस तरीके से मैदान पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है और वो पुराने मुद्दों को लेकर के अब गिनाते भी नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है कि डोर टू डोर जा करके कैंपेनिंग करना, इसके साथ ही साथ में महिलाओं को सुरक्षा की बात करना। साफ तौर पर जिस तरीके से मेयर बनने के बाद से जो दावे हैं, जो अपने उनका मैनिफेस्टो है उस पे साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि महिला सुरक्षा को विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ में महिला पिंक बूथ भी बनाए जाएंगे, इसके साथ टॉयलेट का भी निर्माण कराया जाएगा। इन कई तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। अब देखना यह होगा कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस की चाल चलती है और कांग्रेस विजयी रथ पे तैयार हो पाएगी। कांग्रेस ने बाकी दलों के मुकाबले सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को दिए हैं। पार्टी ने 84 वार्डों में से 39 महिलाओं को टिकट दिए हैं। पार्टी के महिला विंग समेत 10 संगठन चुनाव में सक्रिय हैं। हर महिला प्रत्याशी का अपना अलग समूह भी है जो प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहा है। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सत्ता होने के बाद भी अधूरे विकास कार्यों को गिनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एक बार फिर से जो है जहां लखनऊ की सीट आरक्षित हुई थी, उस आरक्षित सीट को लेकर लगभग 37 ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान पे हैं। यानी कि महिलाएं हैं और उसमें महिला में जहां एक तरफ घर का कामकाज संभालना ही, तो वहीं इस बार रण में भी दिखाई दे रही हैं। यानी कि साफ है कि इस बार के जो मेयर प्रत्याशी के चुनाव है वो महिला आरक्षित सीट पे हैं। इसको लेकर के तमाम पार्टियां जो है बड़ी बड़ी दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में पिछले बार से अधिक इस बार जो है महिला प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, चाहे निकाय के चुनाव में हो या फिर पार्षदी के चुनाव में है। ऐसे में लगातार जो है महिला सड़कों पर भी उतरती नजर आ रही हैं। यानी जहां एक तरफ अपने घर की गृहस्थी संभाल रही है तो दूसरी तरफ आप मैदान में भी देख सकते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार की जो सीट होगी काफी कड़के की लड़ाई की होने वाली है। जिस तरीके से लगातार महिला प्रत्याशी ने अपनी दावेदारी। अगली खबर बाराबंकी से, जहां दबंग कांग्रेस नेता और उसके भाई पर चौकी इंचार्ज को पीटने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज शशिकांत जब देवा कोतवाली से वापस माटी चौकी लौट रहे थे, उसी दौरान दबंग कांग्रेस नेता और उसके भाई ने चौकी इंचार्ज को जमकर पीटा।
पिटाई से चौकी इंचार्ज को वर्दी फट गई और गंभीर चोटें आईं। चौकी इंचार्ज को देवा सीएचसी में भर्ती कराया गया। पिटाई करने वाले दबंग कांग्रेस नेता और उसके ग्राम प्रधान भाई जलील का आपराधिक इतिहास भी है। दबंग कांग्रेस नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है और उसका भाई सिपाहिया गांव का प्रधान है। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतापपुर में जंगल में अवैध रूप से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी ऑन डिमांड हथियारों को बनाकर उनकी सप्लाई अपराधियों को किया करते थे और इनके पास से पुलिस ने 17 अवैध तमंचे और 14 अधबने तमंचे, 4 कारतूस सहित एक बाइक भी बरामद की है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए। देखिए, थाना पिलखुआ की टीम ने जिसका नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडे कर रहे थे, इस टीम ने अवैध शस्त्र बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और इस क्रम में उन्होंने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं शाकिब पुत्र अनवर, जो कि भोजपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, और इकबाल उर्फ भट्टी पुत्र बशीर, ये बिनौली थाना और बागपत से संबंधित है। और इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से मौके पे शस्त्र बनाते हुए लगभग 17 बने हुए तमंचे और 24 अधबने तमंचे गिरफ्तार किए हैं। भारी मात्रा में शस्त्र बनाने का साजो सामान। मुंबई से लगते भिवंडी के बिल्डिंग हादसे में 19 घंटे बाद भी रेस्क्यू टीमें मलबे के अंदर जीवन की तलाश कर रही है। एनडीआरएफ ने मलबे में फंसे सुनील बालू को सुरक्षित बाहर निकाला है। आशंका है कि अभी भी 7 लोग और मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें तेजी से मलबा हटाने पर प्रयास कर रही है। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।